हेलो दोस्तों। तो मौका इंडिया इंग्लैंड के 4 टेस्ट मैच का। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। तो मौका यही है कि इंडिया इंग्लैंड का 4 टेस्ट मैच अब होने वाला है। अब पॉइंट ये बनता है कि इसके पहले क्या हुआ है। तो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था हेडिंग्ले में, लीड्स में, जहां पे इंडिया हार गई थी उस मैच को, जो कि इंडिया को शायद जीतना चाहिए था, बट डकेट की वो मैच विनिंग इनिंग्स आती है और वहां पर वो स्वाइप अवे कर देते हैं इंडिया को उस टेस्ट मैच से और इंग्लैंड जीती है उस मैच को। उसके बाद देखते हो सेकंड टेस्ट मैच हमको मिलती है हिस्टोरिक टेस्ट विन एट एजबेस्टन। मजेदार विक्ट्री होती है, कैप्टन गिल वहां पे डबल सेंचुरी मारते हैं, बनाते हैं उस मैच में 400 से ऊपर रन्स, और आकाशदीप आते हैं और लेते हैं 10 विकेट मैच अपना पूरा करते हैं। और उसके बाद आप देखते हो भाई कि इंडिया स्टैंड्स देयर एज अ फाइटर अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि बहुत उम्मीद आपको लगती है कि नहीं यार शायद इंडिया यहाँ पे आई है तो उम्मीद से आती है आमतौर पर नहीं यार शायद जीतेगी, बट यहाँ पे पहले मैच में आप हार जाते हो। तो उसके बाद में दिस वॉज एन एप्ट बाउंस बैक, क्योंकि आपको शायद रिक्वायर्ड था उस टाइम पे, एंड कैप्टन गिल ने विद आकाशदीप वो चीज आपको दी थी। उसके बाद थर्ड टेस्ट मैच होता है लॉर्ड्स में, इंडिया हारती है, यहाँ लड़ाई होती है आखिरी तक। आप देखते हो जडेजा बहुत फाइटिंग, बट आता है उसके बाद कंक्लूसिव स्पेल ऑफ बेन स्टोक्स, जो कि मैराथन स्पेल भी था, और साथ में कैसे लगातार 10-10 ओवर बॉलिंग की एक स्पेल में वो दिखाया स्टोक्स ने। तो इसलिए आई थिंक स्टोक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड है, इसलिए उनकी इतनी बात भी होती है। तो इसलिए लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी इंडिया ने हारा है, और उसके बाद अब दिस मैच बिकम्स अ डू और डाई मैच फॉर इंडिया। अगर इसमें इंडिया कुछ नहीं करती है तो इंडिया शायद इस सीरीज को जीत नहीं पाएगी। अगर इस सीरीज को जीतना है आपको तो आपको ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया स्टैंड्स एट दैट मोमेंट कि जहाँ पे 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों जीतो, सीरीज जीतो, अपने घर जाओ, वही बात है। तो यहाँ पे आई थिंक गौतम गंभीर के लिए एज अ हेड कोच, कैप्टन गिल के लिए, आई थिंक दोनों के लिए एक चीज बनती है कि दे विल हैव एवरीथिंग टू प्रूव इन दिस टेस्ट मैच। तो उम्मीद यही है कि शायद यहाँ पे दे विल पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और यहाँ पे इंडिया जीतेगी शायद इस मैच को। बाकी आगे बढ़ते हैं कि चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, उस पर अच्छे समझेंगे इस चीजों को। तो अभी एक चीजें बनती है कि बहुत सारे इंजरी कंसर्न्स आ गए। अगर आप इंडिया की बात करो, आप इंग्लैंड की बात करो, इंडिया ज्यादा हिट हो गया उस चीज से, बट इंग्लैंड को भी थोड़ा सा झटका तो लगा है, क्योंकि शोएब बशीर बाहर हो गए फिंगर इंजरी की वजह से इस पूरी टेस्ट सीरीज से ही। उनकी जगह पे लियम डॉसन है, उनके बारे में आगे बात करते हैं। तो पॉइंट ये बनता है कि आकाशदीप ग्रोइन इंजरी की वजह से इस टेस्ट मैच को शायद मिस आउट कर जाएंगे। स्टिल कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही है बीसीसीआई की, बीसीसीआई इज कीपिंग एवरीथिंग प्राइवेट, पता नहीं क्यों, है ना, वो एक चीज है। तो अब बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की भी। इनको भी नी इंजरी हुई है, जिम में इंजरी हुई है, इनको मैच में नहीं हुई है, इनको जिम में इंजरी हुई है, वो एक दिक्कत है। तो ये भी इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की मैं बात कर रहा था। अब बात करते हैं हरदीप सिंह की। शायद इस मैच में इनका डेब्यू हो जाता, क्योंकि शायद आकाशदीप विल मिस आउट ऑन दिस मैच, और शायद होगा ये कि हरदीप सिंह को यहाँ पे मौका मिलता, बट वो भी अब बाहर हो गए, और अब वो भी शायद सीरीज से बाहर हो ही चुके हैं, जो कि रिपोर्ट्स नहीं आ रही है स्टिल। बट वो ये कि आई थिंक वेबिंग की इंजरी है, एंड वेबिंग को हील होने में, मतलब ये वाला पार्ट होता है हाथ का, इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो हरदीप सिंह के ये बॉलिंग हैंड में ही हुआ है, तो इसलिए आई थिंक अपने डेब्यू को मिस कर जाएंगे, और शायद उनकी जगह पे अंशुल कंबोज आपको दिख जाएंगे डेब्यू करते हुए। तो देखते हैं क्या होता है उस बारे में भी, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। उसके बाद हो सकता है इस मैच में अंशुल कंबोज एंड लियम डॉसन खेलेंगे। लियम डॉसन शायद 8 साल के आसपास टाइम हो गया कि उन्होंने इंग्लैंड के लास्ट टेस्ट मैच खेला था, बट अंशुल कंबोज फ्रेश फेस, 24 साल का लड़का, हरियाणा से अपना पूरा रणजी करियर बनाया है इसने, सीएसके से लास्ट ईयर दिखे हैं, फर्स्ट आईपीएल टीम थी इनकी मुंबई इंडियंस, और आपको इस बार शायद इंडिया के कलर्स को डॉन करते हुए दिखेंगे, और मजा आएगा देख के। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बॉलर। पहली बात तो ये है कि यार बंदे का रिस्ट पोजीशन जो है ना हाथ का, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स इन द कमिंग टाइम इंडिया के हो सकते हैं वो एक चीज है, क्योंकि इनको टप्पा डालना आता है। टेस्ट में रिक्वायर डिसिप्लिन, रिक्वायर कंसिस्टेंसी, अंशुल कंबोज को वो चीज आती है। ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ही वाज बोर्न विद इट, बट मेहनत जो लगती है आई थिंक वही बेटर जानते हैं, वो एक चीज है। अब बाकी अगर हम देखते हैं अंशुल कंबोज के स्टैट्स जो कि उनके रणजी सीजन में आए हैं इस साल के, अगर आप 2024-25 रणजी ट्रॉफी की बात करते हो, तो यहाँ पे उन्होंने खेले 6 मैचेस, विकेट से 34, तो 34 विकेट्स लिए 6 मैचेस में, ठीक है। उनका एवरेज आप देखो कितना अच्छा एवरेज है, 13.79 का उनका एवरेज बनता है, और इकोनॉमी रेट भी 2.8 का बनता है। तो जो हम रील कर रहे थे विद प्रसिद्ध कृष्णा इंक्लूजन इन द टीम कि वो इस टेस्ट मैच में, जिस भी टेस्ट मैच में खेले इंडिया के लिए, उसमें उन्होंने रन बहुत लीक किए। तो अंशुल कंबोज का यहाँ पे आना प्रोबेबली विल बूस्ट इंडिया ज्यादा, भले डेब्यूटेंट है बट शायद इंडिया के लिए अच्छा करेगा, वो एक बात है। एंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स रणजी में इनके थे 10 विकेट्स फॉर 49 रन, वो एक बात है। उसके बाद हम बात करते हैं लियम डॉसन की। अब देखा जाए तो सरफराज खान ने इंडिया के लिए किया है ना, शायद उससे भी बड़ा रोल आप कह लो। वसीम जाफर की आप बात करो इंडिया की रणजी हिस्ट्री में जो उन्होंने किया है, सिमिलर काम लियम डॉसन भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कर चुके हैं। इंग्लैंड के लिए काउंटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी अगर आप बैटिंग की बात करते हो, 341 इनिंग्स में इनकी 10,000 प्लस रन है, इनका एवरेज 35.3 का बनता है, पर ये मेनली बॉलिंग करते हैं, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो बशीर को प्रॉब्लम रिप्लेस करते हुए दिखेंगे आपको इस मैच में, बट ही इज नो मक विद द बैट। 10,000 रन इनके आ चुके हैं, और अभी पिछले एक से 1.5 साल में इनका एवरेज 56 का बना है। तो लियम डॉसन की आप बात करोगे भाई कि इनकी शायद सारे जो 11 बैटर्स हैं, 11 जो प्लेयर्स हैं सॉरी इंग्लैंड की टीम में, सारे ही बैटिंग करेंगे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है कि क्या होता है जब सारे ही लोग बैटिंग करते हैं मैच में, तो वो एक चीज है। अगर आप इनकी बॉलिंग से बात करते हो, 371 विकेट्स ले चुके हैं यार ये, मतलब ये कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि ये डेब्यूटेंट है या फिर 8 साल बाद भले ही खेल रहे हैं, बट आई थिंक ही नोज
कि उनका स्किल, उनका आर्ट क्या है, एंड प्रोबेबली देखने में मजा आएगा कि ये क्या करते हैं 8 साल की वापसी के बाद में। और 371 विकेट्स यार बहुत बड़ी चीज होती है। तो लेट्स सी क्या होता है इनके, अगर हम लियाम डॉसन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं इंग्लैंड के लिए। तो अब बात करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के बारे में, हिस्टोरिक स्टेडियम है अगेन, ठीक है। अब इसका पिच कैसा होता है, प्रोबेबली हमको पिच की बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा होती है, क्योंकि सर उससे मैच डिसाइड होता है मेरे हिसाब से, वही चीज है। तो अगर आप इस पिच की बात करते हो तो पिच यूजुअली इसका बहुत तेज होता है, ठीक है। तेज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर जो सॉइल है जो बहुत अच्छे से रोलिंग वगैरह इस पे होती है, एंड ग्रास यहाँ पे आमतौर पर छोड़ा जाता है, ठीक है। बट पॉइंट क्या बनता है कि पिछले कुछ टाइम से बेसबॉल के एरा में थोड़ा सा फ्लैट विकेट ये हुआ है, थोड़ा ड्रायर साइड पे इसको रखा गया है ताकि रन ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो उस केस में मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे ये विकेट शायद इस बार आपको स्लो मिलेगा, बट ट्रेडिशनली दिस हैज बीन अ वेरी हार्ड पिच, थोड़ा सा बाउंसी पिच यहाँ पे मिल जाता है, हार्ड बर्थ वाला नहीं, बट स्टिल कंपेरेटिवली इंग्लैंड के अदर स्टेडियम से यहाँ पे कंपेरेटिवली आपको थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, हेडिंगली जैसा ही थोड़ा सा, ठीक है, हेडिंग से थोड़ा सा कम, बट हाँ उसके जैसे ही, ठीक है। साथ ही में थोड़ा तेज भी होता है, यहाँ सीम एंड स्विंग की मदद मिलती है आमतौर पर, ठीक है। बट एक चीज हुई है कि बेसबॉल में थोड़ा सा ड्राई हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो पिच है शायद इस बार आपको मिलेगा कैसा, थोड़ा सा ऑन अ ड्राई साइड, सूट करेगा शायद बैटिंग को ज्यादा, वो एक चीज है। अगर आप बात करते हो बाकी, अगर आप फोटो देखते हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे थोड़ी सी ग्रीनरी इस विकेट पे दिख रही है, थोड़ा ग्रास आपको दिख रहा है। तो ग्रास की मदद से क्या होता है कि थोड़ा सा सीम जो होती है बॉलर्स की वो काम में आती है, तो सारे सीम बॉलर्स यहाँ पे तहलका मचा सकते हैं आके बैटर्स के साथ में, ठीक है। अगर आप एक और चीज साथ में देखते हो तो यहाँ पे बारिश लगातार हुई है पिछले कुछ समय में, तो ये जो फोटो ये 48 आवर्स बिफोर का है फ्रॉम द मैच, वो एक बात है। इसके बाद थोड़ा सा घास को काटा और जा सकता है, ठीक है, तो ओवरकास्ट वेदर यहाँ पे रहने की संभावना पूरी है, तो स्विंग भी गेम में आ सकती है, वो एक बात है। उसके अलावा पासिंग शावर्स की प्रेडिक्शंस है पूरे मैच में, तो ऐसे में स्पिनर्स का रोल शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड पेसर्स का थोड़ा सा रोल बढ़ जाएगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी है इस मैच में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक और चीज देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि जो इंग्लैंड है उनका बैटिंग जो है, उनके पास स्किल सेट में शायद बैटिंग में थोड़ा सा इंडिया से पीछे है वो। उनके पास प्लेयर्स भले उनके नाम बहुत बड़े होंगे, ब्रूक, स्टोक्स, रूट की आप बात करते हो, रूट तो खैर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट अगर बाकी बैटर्स की बात करते हो, डकेट की आप बात करते हो, कॉली की आप बात करते हो, ब्रूक की आप बात करते हो, इनको लोग जानते हैं कि ये बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर यहाँ पे थोड़ा भी मदद मिलती है पिच से इंडियन बॉलर्स को, उनको पता है, इंग्लैंड को पता है कि इंडिया जो है वो फिर आपके साथ जो करेगी आपको याद रहेगा बहुत टाइम तक, तो इसलिए आई थिंक प्रोबेबली ये एक काम करेंगे कि ये फ्लैट विकेट देंगे मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा ऑन अ ड्रायर साइड, ताकि इनके बैट्समैन भी गेम में आ जाए और एकदम से इंडियन बॉलर्स हमें फीस ना कर पाए, वो एक बात है। अब बात करते हैं एक बार टॉस की, कि टॉस पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है, देखो टॉस में ना फर्स्ट बैटिंग करना है, सेकंड बैटिंग करना है, इसके हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, बट व्हाट आई बिलीव इज कि ना अगर आप टॉस यहाँ पे जीत रहे हो तो अब आप बैटिंग कर सकते हो पहले, ज्यादा चांसेस है कि आप पहले यहाँ पे बैटिंग कर लो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थोड़े से अलग रहे, बट आई स्टिल बिलीव कि पहले बैटिंग कर लो। अब साथ में एक और चीज क्या है, आप बॉलिंग कब करो, बॉलिंग तब करना चाहिए मेरे हिसाब से जब यहाँ पर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर एंड ग्रास ऑन द पिच, एंड साथ में ओवरकास्ट वेदर यहाँ पे होता है। इफ स्काईज आर देयर है ना, स्काईज आर क्लाउडी, ठीक है, तो उस केस में मानता हूँ कि ग्रास प्लस मॉइस्चर प्लस स्काई ओवरकास्ट अगर है तब चूज करो बॉलिंग, वरना नहीं, वरना बैटिंग करो। यहाँ पे विकेट विल गो ड्रायर एंड ड्रायर विद ईच पासिंग डे, एंड ऐसे में आपके बैट्समैन के लिए दिक्कत होगी जो भी फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करेगा यहाँ पे, तो वो एक क्वेश्चन रहता है, तो वो एक बात यहाँ पे बिल्कुल रहेगी। अगर आप बात करते हो स्टैट्स की 2020 के बाद से यहाँ पे जो मैचेस हुए, ठीक है, अगर आप उस पे आते हो कि बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पे 3 बार टॉस जीता हुआ है और 3 बार टॉस जीत के बैट सेकंड यहाँ पे किया हुआ है, बट रिजल्ट्स पे अगर आप आते हो तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 2 बार मैचेस को जीता 2020 के बाद से, एंड सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने इसको 3 बार जीता हुआ है। तो मतलब ये है कि फोर्थ इनिंग्स में प्रोबेबली इट विल सूट मोर टू द बैटिंग टीम, बट आई स्टिल बिलीव कि इस बार जितना ड्राई विकेट मिलेगा शायद इट मे नॉट सूट इन द फोर्थ इनिंग्स फॉर द बैटिंग टीम, वो एक बात है। एक मैच ड्रॉ यहाँ पे रहा है, ठीक है, वो एक बात है। एवरेज स्कोर्स फर्स्ट इनिंग में 311 है 311, एंड सेकंड इनिंग्स में है 345 जो कि बनता है 345 हिंदी में, ठीक है, तो एक बात है। थर्ड इनिंग्स में इट कम्स डाउन टू 207, तो गिरता है यहाँ से आई थिंक प्रोबेबली ड्रायर साइड विकेट रहेगा, तो और गिरता हुआ भी आपको दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर आप बात करते हो इंडिया एट मैनचेस्टर की, तो इंडिया का रिकॉर्ड मैनचेस्टर में हॉरिबल रहा है, मतलब ये हमारे देश की बात नहीं है, बट पॉइंट ये बनता है कि इंडिया ने यहाँ पे अच्छा काम नहीं किया। अगर आप देखते हो हिस्ट्री तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, देयर इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन लास्ट 89 ईयर्स खेलने की, वो एक बात है। हिस्टोरिकली हमने यहाँ पे जाके चोक किया है, वो एक बात है, तो वो एक बात है। बाकी विक्ट्री हमको 89 ईयर्स में नहीं मिली है यहाँ पे, प्रोबेबली फर्स्ट टाइम अगेन एजबेस्टन में हम कभी जीते नहीं थे, वहां पे भी हम लोग जीत पाए, तो आई थिंक प्रोबेबली दिस इज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद देखते हैं क्या होता है, इस यंग टीम से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, वो एक बात है। तो यहाँ पे अगर आप स्टैट्स इंडिया के देखते हो, जितने मैचेस इंडिया यहाँ पे खेली है, दे हैव प्लेड 9 मैचेस हियर, तो 9 मैचेस में इंडिया हैज लॉस्ट 4 ऑफ देयर मैचेस एंड 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, इंडिया ने कभी यहाँ पे जीता ही नहीं, ठीक है। अगर आप बात करते हो लास्ट 100 बाय इंडियन यहाँ पे, ठीक है, तो लास्ट 100 आज से लगा है 34 ईयर्स बैक, 35 ईयर्स बैक 1990 में, ठीक है, एंड सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे 119 बनाए थे, तो वो भी एक चीज है जिसको शायद इस बार बेटर कर सकते हैं ऑन अ कंपेरेटिवली फ्लैटर विकेट, वो एक बात है, ठीक है। अब बाकी हम बात करते हैं प्रोबेबली 11 क्या होगा इंडियन टीम का और इंग्लैंड का,
तो इंग्लैंड हमेशा की तरह इस 11 को अपने निकाल ही चुकी है, ठीक है। इंग्लैंड टीम में निकाली दिया, 11 क्या बनता है, और उनका 11 ये बनता है कि एक चेंज दिखता है आपको टीम में, बस बाकी मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए, स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जैक क्रॉली विल ओपन विद बेन डकेट, ठीक है। 3 पे रहेंगे ऑली पोप, 4 पे रहेंगे लेजेंडरी जो रूट, 5th पे हैरी ब्रूक, 6th पे कैप्टन बेन स्टोक्स, 7th पे जेमी स्मिथ विकेट कीपिंग करेंगे। नंबर 8 पे देयर इज लियम डॉसन। मैं लियम डॉसन को नंबर 8 पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली बैटिंग में ये बाकी सबसे बहुत आगे, ठीक है। नंबर 9 पे देयर इज क्रिस वोक्स, नंबर 10 पे देयर इज ब्रैडन कार्स अगेन, एंड नंबर 11 पे जोफ्रा आर्चर इज देयर। मतलब आप देख सकते हो भाई कि पूरी ही जो टीम है इनकी, ये पूरी टीम बैटिंग करती है। तो ये भी एक आई थिंक एक अलग चीज रहेगी। इंडिया को इन्होंने पहले भी परेशान किया है अपने टेल की बैटिंग से, तो प्रोबेबली इस बार हो सकता है कि फिर से परेशान करें विद 11 ऑफ देयर बैटर्स कैन बैट, वो एक बात है। तो बहुत मुश्किल चीज इंडिया के लिए हो सकती है। अब अगर हम देखते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 प्रोबेबली जो कि रहेगा इस मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के टेस्ट मैच के लिए, तो वो ऐसे बनता है, मैं ऐसा मानता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो केएल राहुल टू विद जायसवाल अगेन, वो एक बात है, जायसवाल राहुल ओपनिंग। नंबर 3 पे देयर इज करुण नायर अगेन। मैं करुण नायर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी टीम में वैसे ही 2-3 चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें डोंट वांट टू चेंज होल ऑफ योर टीम, तो यू वांट सम कंसिस्टेंसी देयर, यूनिफॉर्मिटी देयर, तो इसलिए नंबर 3 पे करुण नायर शायद खेलेंगे। आई डोंट वांट हिम टू प्ले अगेन, बट टीम मैनेजमेंट शायद खिला देगी मेरे हिसाब से। नंबर 3 पे करुण नायर रहेंगे। 4 पे देयर इज शुभमन गिल कैप्टन, 5th पे देयर इज ऋषभ पंत विकेट कीपर। डाउट से विकेट कीपिंग करेंगे नहीं करेंगे, बट प्रैक्टिस में दिख रहा है कि ही विल प्रोबेबली कीप विकेट्स अगेन। नंबर 5 पे वो खेलेंगे। रविंद्र जडेजा नंबर 6 पे रहेंगे ये भी। नंबर 7 पे देयर इज प्रोबेबली वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग नंबर 7 पे। नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं इस मैच को, ठीक है। नंबर 9 पे देयर इज अंशुल कंबोज, डेब्यूटेंट हो सकते हैं यहाँ पे, एंड बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो वॉच आउट फॉर हिज बैटिंग अगेन। नंबर 10 पे देयर इज जसप्रीत बुमराह, एंड नंबर 11 पे देयर इज मोहम्मद सिराज। बुमराह सिराज खेलेंगे ही खेलेंगे, सिराज भाई फाइटर है, वो एक बात है। तो ये रहेगा इंडिया का 11 अगर आप बात करते हो तो। अब आते हैं फटाफट से मैचेस पे, क्या इंटरेस्टिंग मैचेस बन सकते हैं इस मैच में, ठीक है। तो ये बन सकता है पहली बात तो रूट और बुमराह का अगेन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, इंटरेस्टिंग आप देखते हो भाई बैटल बिटवीन द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एंड सेकंड बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। 11 बार आउट किया बुमराह ने रूट को, तो एक मजेदार सा एक स्पाइसी कॉन्टेस्ट होगा इनके बीच में, ऐसा मुझे उम्मीद है। एंड क्रॉली सिराज के बनी थोड़े से बन जाते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं सिराज इनको, थोड़ा लूपी आउट स्विंग, फिर कैच आउट कराते हैं गली पे, पॉइंट पे, स्लिप्स में, वो चीज बहुत बार हम देख चुके हैं इनके साथ में होते हुए। तो क्रॉली को शायद आउट करेंगे सिराज। एंड डकेट और कंबोज में बोल रहा हूँ, अब ये मैचअप प्रूवन तो नहीं है, हिस्टोरिकली कभी हुआ तो नहीं है, बट मैं जैसा बोलना चाह रहा हूँ, हार्ड लाइन पे हिट करने वाला बॉलर जो भी डकेट के अगेंस्ट आएगा शायद डकेट को मेरे हिसाब से रुलाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंबोज से अगर वो इस मैच को खेलते हैं, प्रोबब्ली कंबोज विल डिसमिस डकेट, ऐसा मुझे अभी लगता है, ठीक है। नंबर 4 पे अगर आप मैचेस की इंग्लैंड की साइड से बात करते हो तो स्टोक्स और जडेजा बहुत परेशान करते हैं। 6 बार जडेजा ने आउट किया है स्टोक्स को, बट मैं इस मैचअप की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सुंदर वर्सेस स्टोक्स की अगेन। क्यों, क्योंकि उनके पास ड्रिफ्ट करने की क्षमता है सुंदर के पास में, जो कि स्टोक्स को बॉल अंदर भी ला सकते हैं और पढ़ के बाहर तो ऑस्ट्रेलिया तो वो निकालेंगे ही उनको, और स्टोक्स अक्सर आपको दिखता है स्पिन के अगेंस्ट फुटवर्क नहीं आता, तो आई थिंक स्टोक्स और सुंदर इस बार फिर से आउट कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आप बात करते हो इंडिया की बैटिंग पे, तो जायसवाल और आर्चर का अगेन एक बैटल बनेगा। जायसवाल ने पिछले टेस्ट मैच में दोनों बार अपने विकेट दिए आर्चर को, कुछ गलती से कुछ अच्छी बॉल पे, वो एक बात है। तो यहाँ पे जायसवाल भी शायद आउट हो सकते हैं आर्चर के अगेंस्ट, वो एक बात है। एंड आर्चर सिमिलरली गिल को भी परेशान करते हैं, तो देखना होगा कि अगर आर्चर फुल फ्लो पे होंगे तो गिल क्या करेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। साथ में अगर पंत की बात करते हो तो पंत को पसंद है स्पिन बहुत ज्यादा, ठीक है, बट कभी अगर आप इस पर अटैक करते हो तो कभी आप इस पर आउट भी हो सकते हो। तो लियम डॉसन के अगेंस्ट मैं मान रहा हूँ कि पंत बहुत रन बनाएंगे, बट शायद कुछ रन बनाने के बाद में हो सकता है कि शायद डॉसन की एक लूपी बॉल पे एक बॉल वो एज कर जाए, बॉल एयर में जाए और वो कैच आउट वहां पे हो जाए, तो ये भी उम्मीद मुझे है। बाकी आर्चर भी इनको परेशान पंत को कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। और लास्ट में आई थिंक करुण नायर की बात करेंगे आप, करुण नायर अगर इस मैच को खेलते हैं तो ब्रैडन कार्स इनको शायद मेरे हिसाब से आउट कर सकते हैं अगेन, वो एक चीज बिल्कुल रहेगी। अब बाकी फिर बात करते हैं इस मैच में क्या प्रोबेबली रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखता है कि इंजरी कंसर्न इंडिया को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंग्लैंड की टीम लुक्स कंपेरेटिवली सॉलिड ज्यादा, बैटिंग डीप डेप्थ बहुत ज्यादा ही है, वही चीज है। तो मैं एक चीज ही मान रहा हूँ कि शायद इंडिया प्रोबेबली इज लुकिंग वीकर, बिल्कुल दिख रही है वीकर यहाँ पे, बट आई थिंक इंडिया कैन बाउंस बैक अगेन एंड आई थिंक इंडिया जीत रही है टेस्ट मैच को, ऐसा मुझे उम्मीद है। बस विकेट एकदम फ्लैट ना हो, ठीक है, वो एक उम्मीद मुझे है कि एकदम विकेट फ्लैट ना हो। बाकी आई थिंक इंडिया इस मैच को शायद जीतेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो बाकी मुझे आपसे करना है दो चीज के बारे में और बात, एक तो सिराज की बात, मोहम्मद सिराज की बात, इनके बारे में बहुत बात नहीं होती है। बुमराह के साथ में खेलते हैं, बुमराह होते हैं हीरो, ये होते हैं सपोर्टिंग रोल में हमेशा, ठीक है। बट एक पॉइंट पता है क्या बनता है यार, सिराज ना भाई ये साल दर साल, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे ये इंसान इंप्रूव हो रहा है यार, ये इंप्रूव कर रहा है, ये रोज भागता है, ये हर बार बॉल लेके जब भागता है बहुत एफर्ट डालता है, लगातार विकेट के लिए जाता है, अग्रेसिव होता है। लोग बोलते हैं इतना अग्रेसिव क्यों होना है भाई, फास्ट बॉलर का गहना है अग्रेशन। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि सिराज भाई इनकी तारीफ करो, इनकी बात करो लगातार भाई। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इनका एक, सॉरी कल हुआ है मतलब, तो उसमें भी आपको एक चीज दिखती है भाई कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि यार वर्कलोड वगैरह मुझे मैटर नहीं करता, देश के लिए खेल रहे हैं, पूरी जान लगाएंगे। तो आई थिंक ऐसा प्लेयर, ऐसा फाइटर प्लेयर हमारे पास में है, तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एज अ नेशन
कि सिराज इज प्लेइंग फॉर अस एंड सिराज इज डूइंग रियली वेल। सिराज अच्छा काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली टप्पे को हिट कर रहे हैं और वो चीज आपको रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने जानबूझ के इस सेगमेंट को यहाँ पे डाला है कि आई थिंक सिराज की भी हम बात करें थोड़ा बुमराह के साथ में, वो एक बात है। और साथ में लास्ट में आप ये पिक्चर देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं एक और चीज यहाँ पे मानता हूँ कि सरफराज खान कहाँ है स्क्वाड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस 11 में होते ही होते, इस 11 में खिलाना ही था आपको, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। बट सरफराज खान ने क्या इतना अच्छा नहीं किया कि उनको स्क्वाड में जगह मिलना चाहिए थी? तो एक क्वेश्चन शायद हजारों लोगों के मन में और भी होगा कि सरफराज स्क्वाड में क्यों नहीं थे। तो बस मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, सरफराज खान ने देखो लूज किया 17 kgs इन 2 months, तो भाई एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं एक चीज मानता हूँ, सरफराज खान हैज बीन अ गुड प्लेयर फॉर इंडिया। मैं इनको बेस्ट लेजेंड प्लेयर नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है नहीं कह सकते, बट द वे ही हैज परफॉर्म फॉर इंडिया एंड ऑल्सो इन द रणजी ट्रॉफी, नहीं खेल पाते कोई बात नहीं, बट मैं एक चीज मानता हूँ कि शायद स्क्वाड में जगह इनकी बनती थी एंड आई होप कि आने वाली सीरीज में इनको मौका मिलेगा। तो बाकी ये है वीडियो का अंत। तो बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और बाकी फिर जुड़ते रहिए लाइव स्ट्रीम्स में, और बाकी अच्छा कंटेंट आपको मिलने की पूरी कोशिश मैं करूंगा कि मिलता रहे, वो एक चीज है। तो बाकी फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल और जय हिंद।